सो हेलो एवरीवन। सो गाइस आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। में एस वाई बैफ हो गया, एफ वाई बैफ हो गया, उसके बाद टी वाई बी कॉम। ओके देन आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सी एस सी ए में कर रहे हो, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर की शुरुआत हम लोग इसी चैप्टर से करते हैं। ओके तो देखिए क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। देखिए बच्चा, ऑलरेडी आपको पता है कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। तो कॉस्ट शीट का मतलब क्या? देखिए कॉस्ट का मतलब खर्चा, शीट का मतलब एक स्टेटमेंट बनाइए, खर्चों का एक स्टेटमेंट बनाइए। बट खर्चों का स्टेटमेंट भी प्रॉपर वे में बनना चाहिए। समझ में आया? कहीं से भी खर्चा, कहीं का भी खर्चा मत लिख लो। अब ये यहाँ पे जो कॉस्ट शीट बनाते हैं, ये किसका बनाते हैं? समझ में आया? तो कॉस्ट शीट जब भी बनता है तो हो सकता है या तो कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाओगे आप, या फिर कोई सर्विस का, या फिर किसी कॉस्ट सेंटर का। समझ में आया? तो प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाना है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे कि ये मार्कर जो भी है, पेन है, इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, उसी का एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना देना, उसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। बात समझ में आ गया? तो चलिए बच्चा देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट फटाफट देखते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दिखा, एक बोलते हैं ना, एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, क्या? पता लगाना किसका? कॉस्ट का। किसका पता लगाना है आपको? असर्टेनमेंट का मतलब होता है पता लगाना किसका? कॉस्ट का, ऑफ किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का। अब वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगा रहे हो आप, या फिर कोई सर्विस का पता लगा रहे हो, मतलब कि उस सर्विस को सामने वाले को देने के लिए, रेंडर करने के लिए आपने कितना कितना खर्चा लगाया, या हो सकता है कोई कॉस्ट सेंटर हो सकता है। अब कॉस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मैं सिंपल सा पहले ही भाषा में बता देता हूँ, सिंपल भाषा में। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसका डायरेक्टली रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ। अगर ये खर्चे नहीं लगेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। जैसे अगर ये मार्कर को बनाने के लिए आपको पता है कितने खर्चे लगते हैं। सर इस मार्कर को बनाने के लिए अगर हम लोग देखें मोटा मोटा, सर मटेरियल लगा होगा, सर इसको लेबर लगा होगा, और ये जिस मशीन से बनाया करेगा मशीन बना लेगा, बस इतने खर्चे लगते हैं? नहीं गाइस, अगर देखा जाए तो ये मार्कर जो है सपोज मार्केट में बिक रहा है 25 रुपए में। कितने में बिक रहा है? 25 रुपए में, याद रहेगा। तो जो मटेरियल है इसको बनाने के लिए वो 5 रुपए का लग रहा है। मटेरियल कितने का लग रहा है? लेबर जो है वो 2 रुपया ले रहा है, राइट? ओके और जो मशीन से ये बनाया जा रहा है, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस से बोल देंगे 2 रुपया, तो टोटल 9 रुपया। बट ये मार्केट में बिक रहा है 25 रुपए में। बाकी के जो 16 रुपए हैं, जिसमें से सपोज मैं मान के चलता हूँ 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो 9 से 11 रुपया, मतलब क्या, 9 से 20 रुपए तक की जो कॉस्ट है। देखिए एक सिंपल से भाषा में देखते हैं। ये तो 9 रुपए में बन गया, हम इसको मार्केट में बेच रहे हैं 25 रुपए में, 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो इसकी कॉस्ट आनी चाहिए 20 रुपया। कितनी आनी चाहिए? देखिए 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और 25 रुपए में सेल कर रहे हैं, कॉस्ट तो 20 रुपया है, बट हम तो 9 रुपए ही देख रहे हैं। हमें तो 9 रुपए ही दिखाई दे रहा है। 5 रुपए का मटेरियल लगा है, 2 रुपए का लेबर लगा है, 2 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, मार्कर बन के रेडी हो गया है। तो ये 9 रुपया कॉस्ट है, तो हम 25 रुपए में क्यों बेच रहे भैया? इसको 15 रुपए में बेच देते थे 6 रुपए के प्रॉफिट में, राइट? बट गाइज नहीं, इसकी कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज है। आपको सिर्फ 9 रुपया दिखाई दे रहा है, बाकी के खर्चे आपको दिखाई नहीं दे रहे। जो बाकी के खर्चे दिखाई नहीं दे रहे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आया? 9 रुपए से लेके 20 रुपए तक के खर्चे आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका डायरेक्टली रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ। अगर ये खर्चे अगर मिस हो गए, इन तीनों में से कोई भी खर्चा, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अगर मटेरियल ही नहीं मिला तो बताइए प्रोडक्ट बन पाएगा? आपको लेबर ही नहीं मिले तो क्या बन पाएगा? आपके पास मशीन ही नहीं है, प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट सबको समझ में आ गया क्या क्या है? जिसके बिना आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो, ये याद रहेगा। और ये जो खर्चे हैं डायरेक्ट कॉस्ट वाले, ये आपको आइडेंटिफाइबल है। मतलब क्या, इसको आप ट्रेस कर सकते हो कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रुपया लगता है। जैसे देखिए आपने सामने बताया ना, मटेरियल 5 रुपए का लग जाएगा, 2 रुपए का लेबर, और एक्सपेंसेस मशीन का जो होता है 2 रुपया। ये सामने सामने आपको पता चल जाता है। ये 9 रुपया लगा रहेगा एक मार्कर को बनाने के लिए। बट बाकी की जो 9 रुपए से लेके 20 रुपए तक का खर्चा है ना, उसके अंदर 3 पार्ट है। एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा लगा रहेगा, एक ऑफिस ओवरहेड्स का खर्चा लगा रहेगा, एक है सेलिंग ओवरहेड्स का खर्चा। तो ये जो 9 रुपए से लेके 20 रुपए तक है, इसके अंदर फैक्ट्री का खर्चा कितना लगा रहेगा एक मटेरियल को, ऑफिस का खर्चा कितना लगा रहेगा, सेलिंग का खर्चा कितना लगा रहेगा, ये नहीं पता रहेगा, ये पता नहीं चल पाता। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे एक यूनिट का हम पता लगा लेते हैं, बट यहाँ पे एक यूनिट का पता नहीं लगा पाते। तो हम क्या करते हैं, ये लेवल पे हम क्या करते हैं, पूरे फैक्ट्री के खर्चे, जितने भी फैक्ट्री में खर्चे लगे रहेंगे सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जैसे सपोज सबका टोटल मिला के 10,000 रुपया आ रहा है, समझ में? फिर हम चेक करेंगे कि पूरे साल भर में हमने मार्कर कितना बनाया। हमने पूरे साल भर में मार्कर सपोज बनाया है 1000,
तो अब क्या करेंगे, इस 10,000 रुपये का पूरे साल भर का जो फैक्ट्री का खर्चा हुआ है वो इस 1,000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1,000 से डिवाइड करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि एक मार्कर को बनाने के लिए आपको 10 रुपये की कॉस्ट लग रही है, फैक्ट्री का खर्चा। ये बात सबको समझ में आया। अगर सपोज मैंने पूरे साल भर में सिर्फ 100 मार्कर बनाया और खर्चे 10,000 रुपये के हुए हैं, 100 मार्कर सॉरी, तो बताइए अब मेरा खर्चा कितना हो गया एक मार्कर को बनाने के लिए, फैक्ट्री का खर्चा आ रहा है सर 100 रुपया। तो दिख रहा प्राइस कितना बढ़ गया। तो ये बोल सकते ये वाले लेवल पे हम नहीं बता सकते कि एक मार्कर को कितना लगता है। तो हम क्या करते, पूरा टोटल करते पूरे साल भर में कितना खर्चा लगा है और चेक करते कि पूरे साल भर में हमने कितना मार्कर बनाया, उससे डिवाइड कर देते तो एक का पता चल जाता है। बट यहाँ पे आप पहले ही पता लगा लेते हो कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपया लगता है। तो आपने जितना भी यूनिट बनाओगे बच्चा, सपोज मैंने 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो बताइए 10,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा, तो बताइए 50,000 रुपया लगेगा। ये तो आपको पता चल जाएगा, बट यहाँ पे नहीं पता चलता। तो ये होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो ऐसे कॉस्ट है जिसका मतलब है ये खर्चे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इनके बिना बन नहीं पाएगा। और ये जो 9 रुपए से लेके 20 रुपए तक के खर्चे, इसको बोलते हैं देखभाल के खर्चे। क्या बोलेंगे, उसको देखभाल के खर्चे किए गए। बात समझ में आया सबको। तो चलिए देखिए बात फटाफट क्या है। बात कर रहा है डायरेक्ट कॉस्ट। अ कॉस्ट दैट इज इजिली एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। देखा, ये इजिली एट्रीब्यूटेबल है। एट्रीब्यूटेबल मतलब आप इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि एक मार्कर को बनाने के लिए कितना रुपया लग रहा है। 5 रुपए का मटेरियल लगता है। आप ये सारे खर्चे पता लगा लोगे एक मार्कर को बनाने के लिए। 5 रुपया, ये डायरेक्ट लेबर 2 रुपया, ये 9 रुपया, ये 9 रुपया तो आपको पता चल गया। बट 9 रुपए से लेके 20 रुपए तक का जो खर्चा है, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, ये नहीं पता लगा पाते। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ में आप इजिली बता लोगे कि कितना एक यूनिट को बनाने के लिए लग रहा है। बट ये 20 रुपए में इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, वो नहीं पता लगा पाओगे। बात समझ में आ गया। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एलोकेटेड। इसको आप एलोकेट नहीं कर पाते पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना किया गया। बात समझ में आ गया। अब बच्चा लोग ध्यान से सुनना, अभी ये जो स्टेटमेंट बनाने वाले, तो स्टेटमेंट के लिए एक फॉर्मेट है। क्या है फॉर्मेट, सबसे पहला फॉर्मेट है, ध्यान से सुनना कैसा फॉर्मेट बनता है इसका, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, आपको लेना है। क्या लेना, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। जब आप इन तीनों खर्चों को ऐड करके एक फाइनल आंसर मिलता है, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। तो अभी ये डायरेक्ट मटेरियल भी कैलकुलेट करना है। ओके, अब जो भी कॉस्ट शीट बनाते हो, जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हो, वो करंट ईयर का बनाते हो, मतलब कि 1 साल का बनाते हो। समझ में आया क्या, 1 साल का बनाओगे कि 1 साल का मतलब क्या, करंट ईयर का जो भी 1 साल का, तो उसमें 1 साल में आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, वही चीजें आपको कॉस्ट शीट में लेनी है। तो उसका एक फॉर्मेट है, सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल का। तो डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मेट ये है कि आपने 1 साल में कितना मटेरियल कंज्यूम किया। तो सबसे पहला लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको लिखना है। हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां से आएगा, सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहेगा ना मटेरियल। अब ध्यान देना, मटेरियल वर्ड बोल रहा हूं, फिनिश गुड्स नहीं बोल रहा हूं, WIP नहीं बोल रहा हूं। ओके, वो भी होते, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी होता है। ओके, तो वो नहीं लेना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल की। हो सकता है पिछले साल हमारी कंपनी ने कुछ मटेरियल जो थे उसको मशीन में डाले ही नहीं, वैसे पड़े हुए थे, वो रॉ मटेरियल थे। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग बनेगा। जैसे कि देखिए, अगर मैंने यहां पे ले लिया पिछले साल 10,000 रुपए का क्लोजिंग था, इस साल वो मैं 10,000 पहले यूज करूंगा। अब इस साल मैंने कुछ परचेज किया 40,000 रुपए का मटेरियल। अब वो मटेरियल को मेरे फैक्ट्री तक लाने के लिए और भी तो खर्चे लगे रहेंगे। परचेज प्राइस उसका 40,000 है, तो मैंने बताया उसको लोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा। ओके, देन उसके बाद मैंने वहां पे कैरेज इनवर्ड पे किया रहेगा, राइट। हो सकता है मैंने कस्टम, ये ऑक्ट्रा कस्टम ड्यूटी पे किया रहेगा। तो टोटल 10,000 रुपए का और खर्चा हुआ। टोटल मिला के बताइए अब मेरे को कितने रुपए में मिल रहा है, वो 50,000 रुपए में। टोटल मिला के कितना आ जाएगा सर, 60,000। ओके, मेरे फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते 60,000 रुपए का खर्चा लग चुका है। अब बताइए क्या मैं पूरा का पूरा 60,000 इसी साल बना दूं? नहीं भैया, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा उतना ही मटेरियल का आप बनाओगे, बाकी मटेरियल को तो वेस्ट नहीं करना चाहते हो बना के। तो मैंने देखा कि मुझे 40,000 मटेरियल का ऑर्डर आया है, तो मेरे पास
20,000 मटेरियल, जो 20,000 रुपये का मटेरियल क्या है क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। तो बताइए मैंने कितने मटेरियल यूज किया इस साल? सर 40,000 रुपये का। क्या आपको समझ में आया? 40,000 का मैंने मटेरियल कंज्यूम किया इस साल। ये सबसे पहला ये वाले का फॉर्मेट डायरेक्ट मटेरियल का, सबको समझ में आया। बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर। मैंने अब भी बताया डायरेक्ट लेबर मतलब क्या, जो बंदा इस मार्कर को बनाता है उसके ऊपर किया गया खर्चा। तो मार्कर को बनाने के लिए एक ही है लेबर, ओके, बट बहुत सारे कंपनी में होते हैं लेबर। सर अभी देखो कंपनी के अंदर देखा जाए तो सुपरवाइजर भी होता है, कंपनी के अंदर देखिए मैनेजर भी होता है, कंपनी के अंदर सर वॉचमैन भी होता है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट लेबर है इसके अंदर कौन से लेबर को ले? क्या मैनेजर की सैलरी यहाँ पे डाल दें? क्या सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ पे डाल दे? क्या यहाँ पे जो वॉचमैन है उसकी पगार यहाँ पे डाल दे? यहाँ पे किसका पगार डालना है, वो कौन सा पगार लिखना है वो बताइए। सर यहाँ पे उसी बंदे का पगार लिखना है जो सिर्फ इसको बनाता है। समझ में आया? जो भी बंदे बोला मैनेजर, मैंने बोला सुपरवाइजर, मैंने बोला वॉचमैन, ये सब देखभाल वाले बंदे, तो देखभाल वाले खर्चे तो इसमें आने चाहिए। सुपरवाइजर कहाँ पे रहता है? फैक्ट्री में, वो इसका खर्चा इधर लिखो। मैनेजर कहाँ पे रहता है? सर यहाँ पे। समझ में आया? ओके। सेल्समैन है, उसका अगर रहेगा कुछ तो यहाँ पे लिखिए। अगर वॉचमैन है तो वॉचमैन कहाँ पे चेक करो? फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री में आ जाएगा। वॉचमैन कहाँ पे? ऑफिस के यहाँ पे खड़ा है तो ऑफिस में आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? तो यहाँ पे खर्चा किसका लेना है? सिर्फ और सिर्फ जो बंदा इसको बनाता है उसके खर्चे डायरेक्ट लेबर में। बात समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे लिखा है हु आर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो उसके अंदर जो भी आप पगार देते हो उसको वेजेस एंड सैलरी, अलाउंस एंड इंसेंटिव्स, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सब उसी बंदे के ऊपर किया गया खर्चा है। तो वो खर्चे यहाँ पे लिखने हैं। बट आपके एग्जाम में ये सारी चीजें मोस्टली पूछती नहीं है, खाली यही पूछता है वेजेस दिया रहेगा, आपको डालना डायरेक्ट लेबर के अंदर। बट डायरेक्ट लेबर का दूसरा भी नाम है, थोड़ा ध्यान देना, प्रोडक्टिव वेजेस भी बोला जाता है उसको। ओके, याद रहेगा उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट लेबर को? ओके, प्रोडक्टिव वेजेस भी बोला जाता है। ओके, तो ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट ये वाला जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बहुत जरूरी है बच्चा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? देखिए अब इस मार्कर को बनाने के लिए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए गए, ऐसे खर्चे किए जो मटेरियल भी नहीं है और वो लेबर का भी खर्चा नहीं है, तो बाकी जो खर्चा किया गया है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब एग्जांपल देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? ऐसे खर्चे जिसका डायरेक्टली रिलेशन है उस प्रोडक्शन से। अगर ये खर्चा नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ये याद रखना। समझ में आया क्या? तो जैसे सबसे फर्स्ट बता रहा है, देखिए रॉयल्टी पेड। क्या है बच्चा? रॉयल्टी पेड। अब ये रॉयल्टी पेड क्या? ध्यान से सुनना। एग्जांपल, भैया आप लोग बहुत बोलते हैं ना मुंबई में हो तो भैया मुंबई की शान है वड़ा पाव। ओके, और मैं तो थाने से बिलोंग करता हूँ, तो थाने में बिलोंग करते तो भैया थाने में बहुत फेमस चल रहा है आजकल गजानन वड़ा पाव, राइट? अब गजानन वड़ा पाव फेमस है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि भैया चलिए कि हम भी गजानन वड़ा पाव का जैसा एक शॉप ओपन कर लेते हैं। तो मैंने भी वड़ा पाव बनाना चालू किया, बट मेरा वड़ा पाव का बिक्री नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि भैया जो गजानन वड़ा पाव है उनकी स्पेशलिटी जो है वो है चटनी। ओके, तो मैं बोला भैया चटनी बहुत फेमस है उनकी, अगर वैसी चटनी मुझे भी मिल जाती तो मैं भी बना के बेचता तो मेरा भी बिकता था। समझ में मैंने क्या बोला? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना। ओके, मेरा बिक्री नहीं हो रहा, मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। ओके, अब मैंने गया गजानन वाले के पास, मैंने उनको बोला कि सर क्या आप मुझे चटनी बनाना सिखा देंगे क्या? वो बोलता है देखिए सर फ्री में तो नहीं सिखा सकता, इसके लिए मुझे आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। मैं बोला ओके सर कोई बात नहीं, तो आप चटनी बनाना सिखा देंगे फिर? बोलते हाँ। समझ में आया? अब उन्होंने मुझे चटनी बनाना सिखाया। अब उन्होंने मेरे से क्या किया, एक कमिटमेंट मतलब बोलते हैं ना एक एग्रीमेंट बनाया कि आप जो भी जितना भी पूरे दिन में वड़ा पाव सेल करोगे उसमें से 50 वड़ा पाव का पैसा मेरे को आपको देना पड़ेगा एज अ रॉयल्टी। समझ में मैंने क्या बोला? ओके, तो बताइए कि मैंने अब उनसे चटनी जो बनाया है मैंने उनको क्या पे कर रहा हूँ? रॉयल्टी। और वो चटनी की वजह से मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर वो चटनी नहीं मिलती मेरे को बनाने के लिए, क्या मेरा प्रोडक्ट बन पाता और मैं बेच पाता? नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि रॉयल्टी पेड मेरे लिए क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है मेरे प्रोडक्ट से। अगर मैं नहीं बना पाता वैसी चटनी तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बनता, मैं बेच नहीं पाता। तो रॉयल्टी पेड जब भी आएगा ना, तो ये मटेरियल है, ये मटेरियल था क्या? रॉयल्टी जो मैंने पे किया, वड़ा पाव का पैसा दिया मैंने, ओके, ये मटेरियल था नहीं। तो बच्चा क्या है? ये एक्सपेंस है, खर्चा है। समझ में आया? तो रॉयल्टी पेड। अब ध्यान से सुनना, दूसरा वाला जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखना बच्चा गलती करता है, इसको फैक्ट्री में डाल के आता है, गलती करता है, हमेशा गलती करता है। ध्यान देना, रॉयल्टी पेड
प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा तो डायरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। ध्यान से सुनना, अभी इसका मतलब क्या। देखिए, मेरी जो कंपनी है ऐसा मार्कर बनाती है, बट एक ऑर्डर आया मुझे ऐसा मार्कर चाहिए उनको, बिकॉज ये थोड़ा मोटा होता है तो वो जमता नहीं है लिखने के लिए, उनको पतला मार्कर चाहिए। ओके, तो मैंने बोला कि सर ऐसा है बात है, तो मेरी कंपनी तो ये मार्कर बनाती है। बोलती नहीं सर, अगर आप ऐसा मार्कर बना के देते हो ना तो आप जो भी अमाउंट बोलोगे मैं एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे को ऐसा मार्कर बना के चाहिए। तो मैंने बोला चलो भैया कोई बात नहीं, तो अभी ऐसे मार्कर बनाने के लिए मशीन तो है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हायर में मशीन लेना पड़ेगा। तो मशीन क्या किया मैंने, हायरिंग पे एक स्पेशल इक्विपमेंट लाया, मशीन लाया और ये प्रोडक्ट बनाना चालू किया। बताइए वो जो मशीन मैंने खरीद के लाया वो खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ? भैया खर्चा तो हुआ है, एक्सपेंस तो हुआ है, भाड़े पे लेके आया जो कैसा भी लेके आया, मगर एक्सपेंस हुआ है। अब वो जो एक्सपेंस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हुआ है ना। अगर मैं वो मशीन नहीं लाता तो ये प्रोडक्ट बन पाता नहीं बन पाता। तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, तो ये ना तो मटेरियल है ना तो लेबर है, तो ये जो खर्चा किया गया किसके ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये बात सबको समझ में आया। तो क्वेश्चन में कभी भी हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट आया तो बच्चा उसको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेना है। नेक्स्ट देखिए सर्विस, यहाँ पे देखिए कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग। कोई स्पेसिफिक एंड डिजाइन एंड ड्राइंग के लिए आपने खर्चा किया, स्पेसिफिक वर्ड आ गया। जैसे देखिए हमारी कंपनी ऐसा बने तो उनको ऐसा ही डिजाइन चाहिए था, तो इस डिजाइन के लिए हमने खर्चा किया गया है। तो बताइए स्पेसिफिक इसी प्रोडक्ट के लिए किया गया खर्चा है ना, तो ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर वो डिजाइन नहीं बनाते तो ये प्रोडक्ट बनता नहीं बनता। नेक्स्ट उसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हमने मंगाया प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट के लिए किया गया खर्चा है, तो ये भी। तो गाइस ये चार नाम आपको याद होने चाहिए बच्चा, प्लीज 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 ये चार नाम याद होने चाहिए। बच्चा गलती करके आता है और एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, तो ये चार नाम आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो चलिए अब मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसका मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर कौन कौन से खर्चे आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके अंदर क्या आएगा इसके अंदर क्या आएगा। ओके, तो चलिए देखिए कुछ फॉर्मेट इसका, ये कुछ फॉर्मेट रहता है। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, या फिर ईयर बोलते हैं, ईयर की जगह पे कभी कभी मंथ का भी बोलता है, तो मंथ का भी बनाना पड़ता है। तो पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। ओके, सबसे पहले आपको लिखना है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आपको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मेट है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल का ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल का क्या लेना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इस साल आपने कितना कंज्यूम किया वो वाला अमाउंट। जैसे कि मैंने बताया इस साल हमने कितना कंज्यूम किया, सिर्फ 40,000। ओके, तो ये फॉर्मेट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेज दिया, क्लोजिंग दिया, तो ये सब ऐड लेस करके ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। ये बात सबको समझ में आया क्या, आउटर कॉलम में या आउटर कॉलम में, ये बात सबको समझा। फिर डायरेक्ट लेबर इधर आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है। तीनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने यहाँ पे देखा इन तीनों का एडिशन प्राइम कॉस्ट। उसके बाद पहला नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चों को इनर कॉलम में लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से खर्चे होते हैं। फिर इन सारे खर्चों को आउटर कॉलम में लेके आना है, ये वाले खर्चे से इसको ऐड करना है। तो आपको जो कॉस्ट मिलता है उसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब उसके बाद आपको ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस के खर्चे, ध्यान से सुनना, फैक्ट्री के खर्चे के बाद कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्री के बाद कहीं ना कहीं एक छोटा सा आपका खुद का ऑफिस होगा। तो ऑफिस में भी आपने 4-5 एम्प्लॉय को रखा रहेगा काम करने के लिए, तो वहां पे भी कुछ खर्चे होते रहेंगे। ऑफिस का रेंट होगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, आपने मैनेजर रखा रहेगा, मैनेजर का खर्चा होगा। तो वो सारे खर्चे भी क्या है, प्रोडक्ट के देखभाल के खर्चे। उन सारे खर्चों को भी आपको क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है सबको। फिर लास्ट में आपको आउटर कॉलम में लेके जाना है। देखिए यहाँ पे आउटर कॉलम में लेके गया। जब आप आपके वर्क कॉस्ट में ये खर्चों को ऐड करते तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ध्यान से सुनना, इस साल हमने इतने रुपए का खर्चा किया है, गुड्स को बनाने तक का खर्चा है। गुड्स को बनाने तक का मतलब बन के रेडी हो गया है, 100 रुपए तक का खर्चा हुआ है। तो देखिए बच्चा लोग, अब उसके अंदर ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कैसे, ध्यान से सुनना। अब बताइए ना, ये इस साल हमने इतने रुपए का गुड्स बनाया 100 रुपए का, हो सकता है पिछले साल भी हमने बनाया था, रेडी हो गया था, बन के रेडी था, बट मार्केट में बिका नहीं। तो पिछले साल का जो बन के रेडी है मार्केट में बिका नहीं है, तो उसको इस साल यूज करना पड़ेगा। तो इस साल मैंने फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ, मटेरियल नहीं है। देखिए मटेरियल ऊपर था, ये फिनिश गुड्स है, मतलब जो बन के रेडी हो गया वो माल है ये। तो बताइए इतने रुपए का खर्चा इधर, इतने रुपए का ये, तो टोटल इतने रुपए का मटेरियल है ना मेरे पास, इतने रुपए का फिनिश गुड्स है। अब पूरा मार्केट में जाया ही नहीं, तो उसमें से 50 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग में रह गया है।
50 मतलब क्या समझ में आया, 50 यूनिट या 50 रुपए का माल मेरे पास क्लोजिंग में रह गया, तो बताइए मार्केट में कितने रुपए का माल गया है सोल्ड होने के लिए? सर 70 रुपए का माल गया है सोल्ड होने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितने रुपए का माल आपके गोडाउन से मार्केट में गया है सोल्ड होने। अब ये जब 70 रुपए का माल मार्केट में गया है सोल्ड होने के लिए, तो इसके ऊपर खर्चा लगेंगे, कौन से? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। ओके, मेरे गोडाउन से माल निकल के अब जाएगा, इतना इस साल बनाया, पिछले साल का इतना था, टोटल इतना था, जिसमें से 50 मेरे गोडाउन में ही रह गया, बाकी का 70 हम लोग ने क्या किया, बेचने के लिए निकाले। जब बेचने के लिए निकालेंगे तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, इसके लिए सेल्समैन का खर्चा, इसके जिस गाड़ी से जाएगा उसका डिलीवरी का खर्चा, तो सारे खर्चे होंगे। वो खर्चे को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को आप ऐड करते हो, देखो यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फाइनल आप अपने प्रॉफिट को ऐड करते हो और मिल जाता है आपका सेल्स। बस ये फॉर्मेट सबको याद रहेगा। बताइए, ये 3 फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है, ऊपर के 3। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है और इसके अंदर क्या आता है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो नीचे की तरफ है, ये देखिए, ये रहा आप लोगों का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले आप डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हो, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनर कॉलम, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपने कैरेज इनवर्ट किया तो वो, उसमें से लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और एक आपको, अगर आपने जो मटेरियल लाया है वो मटेरियल खराब हो गया लाते लाते, तो वो मटेरियल को फेंकना नहीं है, उसको अगर बेचते हो तो आपको कुछ पैसा मिल जाता है, तो इनकम हो गई। तो आप खर्चों को ऐड कर रहे हो, खर्चों को ऐड कर रहे हो, तो ये तो एक तरह का इनकम हो गया, इसलिए इसको लेस कर देंगे। लेस करके आपको आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखना है। समझ में आया? तो इस साल आपने इतने का मटेरियल कंज्यूम किया। आपका डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री के खर्चे देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने बताया, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस सारे यही है। ओके, अब ये फैक्ट्री के खर्चे को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या क्या है आएगा, ये देखिए आपका बच्चा, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कैरेज इनवर्ट के नाम से। देखिए, फ्रेट ऑन मटेरियल, कैरेज ऑन मटेरियल, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कार्टेज, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ऑक्ट्राई कस्टम ड्यूटी, ये सारे आपके मटेरियल जब परचेस करते हो उस टाइम पे आपको ऐड करना। मतलब कहाँ पे सर, ये सारे खर्चों को हम लोग यहाँ पे परचेस के बाद यहाँ पे ऐड करते हुए जाना है, फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करना है, अगर क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो। समझ में आया क्या? ओके, अब बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस। देखिए, उसके 4-5 नाम है डायरेक्ट वेजेस के। देखिए यहाँ पे सबसे पहला डायरेक्ट लेबर के नाम से आएगा, या फिर प्रोडक्टिव वेजेस बोल देगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोल देगा, या फिर फैक्ट्री वेजेस बोल देगा। तो थोड़ा ध्यान देना, ये डायरेक्ट वेजेस का नाम है, तो फैक्ट्री वेजेस के नाम से इसको फैक्ट्री में मत डाल देना। ओके, बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। मैंने बताया था रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, देखिए स्पेशल डिजाइनिंग चार्जेस, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, स्पेशल डाइस, स्पेशल नाम से याद रखना आपको, इसको कहाँ पे डालना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बच्चा लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन में 2 चीजें आती, एक आता है पावर और एक आता है डायरेक्ट पावर। देखिए, अगर सिर्फ पावर लिखा है तो ये फैक्ट्री का पार्ट है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देना। कहां पे डाल देना? और उसके अगर आगे डायरेक्ट लिखा, मतलब क्या, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ डायरेक्ट पावर, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, ये याद रहेगा सबको। तो बच्चा, थोड़ी सी गलती होती है, अगर सिर्फ पावर लिखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालना, अगर डायरेक्ट पावर है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आगे बोल रहा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस, दिखा। ओके, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। एंड लाइसेंस फीस फॉर स्पेशल ऑर्डर के लिए आपने एक लाइसेंस फीस लिया, पे किया, तो वो भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट समझ में आ गए कितने। अब बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो हम लोग ने देखा फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला पार्ट, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, सारी चीजें जो भी आएंगी वो सारी चीजों को एक्सप्लेन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पे ये रहा फैक्ट्री पावर, नाम से ही पता है, लाइटिंग एंड हीटिंग लाइटिंग कहाँ पे, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के मैनेजर का पगार वो भी वहीं पे आएगा, फैक्ट्री के सुपरवाइजर का पगार फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डिफेक्टिव वर्क हुआ है, काम हुआ है डिफेक्टिव, ओके, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन उसका खर्चा। ओके, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, अब ये पर्सनल यूज वाला ड्राइंग नहीं है क्या, वो गुड्स फैक्ट्री के अंदर जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का काम होता है, उसका खर्चा। देखिए, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ऑफिस वर्ड को समझ के इसको ऑफिस में डालता है, बट ऑफिस में नहीं डाल। ड्राइंग ऑफिस मतलब क्या, जहाँ अपनी फैक्ट्री है ना, वहाँ पे एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो लोग बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं, जो ड्राइंग उसके बंदे की पगार की बात कर रहा है, तो ये भी ऑफिस में नहीं, ये फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, तो ये फैक्ट्री का पार्ट है। ओके, तो याद रखना, ऑफिस वर्ड समझ के इसको ऑफिस में मत डालना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज आया तो आपको इसको कहाँ पे डालना है, इसको हम लोग को कहाँ पे डालना है, फैक्ट्री में।
नेक्स्ट है फैक्ट्री का रेंट, राइट। टेक्निकल डायरेक्टर, ओके, टेक्निकल मतलब वो टेक्नीशियन वाला बंदा, मशीन बिशीन को जो, उसका डायरेक्टर की बात कर रहा है, ओके। और ये ऑफिस वाले डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ डायरेक्टर बोला है तो ऑफिस में जाएगा, ये याद रहेगा। अगर टेक्निकल बोला है तो टेक्निकल वाले बंदे लोग कहाँ पे रहते हैं, वो डायरेक्टर भैया फैक्ट्री में रहेंगे, तो उसके पीछे। नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल, ऑफिस में, सॉरी फैक्ट्री में। मोटिव पावर फैक्ट्री में, स्टीम फैक्ट्री, कोल गैस दिख रहा है, ग्रीस एंड वाटर, ये सब फैक्ट्री में। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी देखिए बच्चा गलती से एक्साइज ड्यूटी को कहाँ पे डाल देगा पता है क्या, इधर डाल देगा। देखिए यहाँ पे सारी ड्यूटी है ना भैया। एक्साइज ड्यूटी मतलब क्या, गुड्स बनाने के लिए, गुड्स आपने जो मैन्युफैक्चरिंग किया है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपसे गवर्नमेंट एक टैक्स वसूलती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ओके। तो ये कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री के अंदर ये गुड्स बनता है, बनने के बाद खर्चा होता है, तो बनने के बाद वाला जो खर्चा हो तो फैक्ट्री में आ रहा है ना, तो इसलिए एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ पे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लिया हुआ डेप्रिसिएशन। सर मेरा क्वेश्चन, प्लांट एंड मशीनरी को लेते हैं क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में? नहीं बच्चा, असेट तो आएगा ही नहीं आपके कॉस्ट शीट में, ओके। मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, बट ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो यूज हुआ डेप्रिसिएशन आपको लेना है, डेप्रिसिएशन का खर्चा। फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर किया गया डेप्रिसिएशन का खर्चा, पैटर्न एंड पेटेंट के ऊपर किया गया डेप्रिसिएशन का खर्चा। बच्चा कोई भी असेट आपके कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, अगर असेट आ गया ना तो भाव बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट के, मैं बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपको यहीं पे लेना है फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट वेजेस भी आपको फैक्ट्री में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 स्टार मार्क करके रखता हूं, बच्चा कंफ्यूज होता है, ओके। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे रहती है, फैक्ट्री में, उसके ऊपर रिपेयर। बच्चा अगर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी आया, नहीं लेना कॉस्ट शीट में, गधे, प्लांट एंड मशीनरी असेट है, मैंने बताया, उसके ऊपर किया गया खर्चा, मतलब क्या, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर का खर्चा आपको लेना है। रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिखा, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर का रेंट, ओके, आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लिया तो वो जो खर्चा हुआ रेंट का वो यहाँ पे लेना। क्या फैक्ट्री के अंदर के सारे खर्चे आपको पता चल गए क्या, ओके। कुछ खर्चे देखिए यहाँ पे भी लिखे, देख लेना, ओके, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड है, बट कुछ खर्चे इंपॉर्टेंट है जो जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल दिखा इसलिए हमने इसको डायरेक्ट मटेरियल में ले लिया, गलती, ओके। आपने क्या क्या इंश्योरेंस निकाला, तो इंश्योरेंस निकाला किसका, रॉ मटेरियल का, उसके देखभाल का खर्चा, देखभाल का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स में आता है, मैंने बताया था। तो ये क्या मटेरियल कहाँ पे रहेगा, फैक्ट्री में, तो इसलिए इंश्योरेंस मतलब उसके देखभाल का खर्चा, तो ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, फैक्ट्री में जाएगा। स्टोर कीपर सैलरी, हॉलेज एक्सपेंसेस, ओके, बोलते हैं ना हमाली का खर्चा, ढलाई का खर्चा, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, लूज स्टिल्स रिटर्न ऑफ का खर्चा, पकड़ पाने का खर्चा, ओके। पकड़ पाना तो हमारे लिए एसेट है मगर उसके ऊपर किया गया खर्चा वो वाला ले गए यहाँ पे। सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस। तो गाइस क्या फैक्ट्री के खर्चे आपको समझ में आया, इसके अलावा कोई फैक्ट्री का खर्चा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ही आएंगे, ये बात सबको समझ में आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन से खर्चे ऑफिस में आते हैं। ऑफिस के खर्चे एक बार देख लीजिए, ऑफिस का रेंट, डायरेक्टर फीस, अगर यहीं पे टेक्निकल वर्ड लिख देता था टेक्निकल डायरेक्टर तो ऊपर चला जाता था, याद रहेगा फैक्ट्री में। ऑफिस फर्नीचर का देखिए, ऑफिस फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर एसेट है, उसके ऊपर किया गया डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पे लेना है। ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीफोन का एक्सपेंसेस, काउंटिंग हाउस की सैलरीज, ऑडिट फीस का जो एक्सपेंस हुआ वो वाला, क्लेरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट के ऊपर किया गया खर्चा, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड रिन्यूएबल का, रिफ्रेशमेंट एंड अदर सन्ट्री एक्सपेंसेस। सन्ट्री एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चा ऑफिस में ही आता है। बात करते हैं ऐसे आइटम जो सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं वो वाले खर्चे। कैरेज आउटवर्ड, बच्चे लोगों को कंफ्यूज होता है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, परचेस करते टाइम का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या, जब आप गुड्स आपके गोडाउन से निकल रहा है सेल करने के लिए तो उसको बोलते हैं, उस टाइम पे जो खर्चे करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड क्या, सेलिंग का टाइम का खर्चा, इसलिए यहाँ पे आता है। सेल्समैन का पगार, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन दिखा, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन हमारे लिए एसेट है, कारवीर हमारे लिए क्या एसेट है, बट उसको नहीं लेना, उसके ऊपर किया गया डेप्रिसिएशन लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन ही आएगा सिर्फ। ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस, फीस पेड टू ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर को आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट के लिए उनको बुलाया ताकि भैया इसका कुछ एडवर्टीजमेंट कर लीजिए तो हमारे गुड्स का ताकि बिक जाएगा मार्केट में। सेलिंग के लिए किया गया खर्चा है, ब्रांड एम्बेसडर को कुछ पैसे दिए तो जो फीस दिए वो भी तो हमारे लिए खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। एडवर्टीजमेंट किया आपने, पब्लिसिटी का एक्सपेंसेस, एग्जीबिशन का एक्सपेंसेस, ट्रेड फेयर आपने किया उसका एक्सपेंसेस, शोरूम का रेंट एक्सपेंसेस, ये सब। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो वीमो के लिए आपने कुछ खर्चा किया वो वाले खर्चे। कैटलॉग प्रिंटिंग, कैटलॉग का मतलब होता है ना मेन्यू कार्ड होता है ना, मेन्यू कार्ड, होटल में जाते हो तो कार्ड देखते हो मेन्यू कार्ड, वो किस लिए किया जाता है ताकि उनका गुड्स बिक सके, तो सेल करवाने के लिए वो कैटलॉग प्रिंटिंग कराया गया उसका खर्चा। समझ में आया। नेक्स्ट है फ्री सैंपल, फैंसी पैकिंग, वेयर हाउस रेंट, कॉस्ट ऑफ टेंडर, कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये कंफ्यूज होता है, स्टार मार्क करके रखें, याद रखना। कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर भी कहाँ पे आता है, ये भी हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है।
नेक्स्ट है सैलरी ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट, ये भी इसमें आता है। नेक्स्ट है कैरेज ऑन सेल्स एंड लास्ट है फाइनल पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? ये सारे खर्चे थे। अब कुछ खर्चों को आपने पूरा देख लिया है, एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग क्या करना है, अच्छे से देखना है। अब ये सारी चीजें आपको बताना है कि कौन सी चीजें कहाँ पे जाएगी, अगर आपने अच्छे से किया रहेगा तो। सबसे पहला है रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, देखिए एक है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एक है रॉयल्टी ऑन मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डीएमसी का पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में, तो ये डीएमसी में जाएगा, ये याद रखना। दिखा। नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मतलब ये मटेरियल भी नहीं है और ये लेबर भी नहीं, तो ये क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रहेगा। नेक्स्ट है टेक्निकल डायरेक्टर फीस। बताइए, डायरेक्टर तो ऑफिस में रहता, मगर टेक्निकल वर्ड आ गया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्टर कहाँ पे रहता बच्चा, डायरेक्टर तो ऑफिस में, ओए। देखिए स्पेशल डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, एक स्पेशल लाया गया उसी के लिए, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है डिजाइनिंग का एक्सपेंसेस हुआ है। बताया डिजाइनिंग कहाँ पे बनती है बच्चा, डिजाइनिंग तो फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री का खर्चा है। हॉलेज, हॉलेज मैंने अभी बताया, हमाली का खर्चा, फैक्ट्री के अंदर वो जो लोग होते हैं उनका खर्चा। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया था मैंने। ओके, तो ड्राइंग ऑफिस के वर्ड से इसको ऑफिस मत लेना, डिजाइनिंग डिजाइनिंग का है, तो डिजाइनिंग कहाँ पे की जाती है, प्रोडक्ट का, फैक्ट्री में। नेक्स्ट है जनरल ऑफिस, ऑफिस का है तो ऑफिस, ओए। काउंटिंग हाउस सैलरी, ओए। पावर, देखिए सिर्फ पावर लिखा है, अगर पावर लिखा है तो फैक्ट्री, अगर डायरेक्ट पावर लिखा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रहेगा। नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस लिखा है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्रिमिनल सूट। ओके, ध्यान से सुनना, हम कस्टमर से वही प्राइस चार्ज कर सकते हैं जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया गया है और इस प्रोडक्ट के देखभाल के खर्चे के लिए किया गया है। वही प्राइस हम कस्टमर को बोलेंगे कि भैया वही प्राइस हमें दो। समझो, हम कस्टमर से वही प्राइस चार्ज करते हैं ना जो इसको बनाने के लिए और इसके देखभाल के लिए। अब मुझे एक बात बताना, मैंने कोई क्रिमिनल सूट किया, मैंने मतलब कि कोई क्राइम किया था और मैंने किसी को सपोज घायल कर दिया, कुछ भी कर दिया। ओके, अब मैंने घायल कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया तो ओके, तो जो कोर्ट है, तो कोर्ट ने मुझे 10 लाख रुपया मांगा है। तो अब बताइए, ये मार्कर मार्केट में मैं बेचता हूँ 30 रुपये में, अब 10 लाख रुपया मेरे से कोर्ट मांग रहा है। ओके, क्रिमिनल सूट के लिए लीगल एक्सपेंसेस हुआ है 10 लाख रुपए का। अब मैं अपने कस्टमर को बोल रहा हूँ, भैया देखिए ये प्रोडक्ट तो आज तक मैं 25 रुपये में बेच रहा था, बट क्या हो गया पता है कि क्राइम कर लिया था, उसका 10 लाख रुपया, तो मैं चाहता हूँ कि ये 10 लाख रुपए की जो वसूली है आप लोगों से वसूल कर लूँ। तो ये मार्कर मैं 25-30 रुपये की जगह पे अब ये मैं 100-150 रुपये में बेच रहा हूँ, प्लीज़ ले लो ना। ले लेंगे क्या वो लोग? नहीं लेंगे। आपने जो क्राइम किया उसका कुछ भी रिलेशन नहीं इस प्रोडक्ट के खर्चे से, तो वो वाला आपके कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, इग्नोर। ऐसे खर्चे आपको लेना नहीं है, समझ में आया। सेम परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपने मार्कर बना रहे हो तो मार्कर को बनाने के लिए और मार्कर के देखभाल के लिए खर्चे हैं। अब आपने मशीन असेट, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, वो तो आपके लिए असेट है। अब सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए का ये मशीन खरीदा है, 1 करोड़ रुपीस का। अब 1 करोड़ रुपीस का मशीन खरीदा है, अब ये मार्कर मार्केट में बिक रहा है 20 रुपये 25 रुपये में, राइट। अब मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ, भैया देखिए मैंने इस साल 10,000 मार्कर बनाया है, तो 10,000 मार्कर का जो है अगर मैं देखो कॉस्ट तो ये 10 लाख रुपए ही हो रहा है भैया, मगर मेरा 1 करोड़ का तो खर्चा मशीन के ऊपर किया गया, तो उसकी वसूली करना चाहता हूँ। तो उसकी वसूली के लिए मैं चाहता हूँ कि ये मार्कर को मैं महंगे भाव में बेचूँ। बेच पाएंगे क्या आप? कोई खरीदेगा आपका मार्कर? नहीं। तो गाइस कोई भी असेट ओके आपके कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। असेट दिखा तो उसको इग्नोर करना है, भैया इसका पैसा आप कस्टमर से नहीं ले सकते। हाँ, इसको बनाने के लिए इसका डेप्रिसिएशन जो इसके ऊपर होगा वो लो, समझ में आया? क्यों मार्कर को बनाने के लिए वो मशीन यूज हुई है पता है, मगर मशीन का डेप्रिसिएशन आपको आना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन आप लेंगे बट ये नहीं लेंगे। परचेस ऑफ, इग्नोर, दिखा यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चा परचेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर, भैया फर्नीचर आ गया, ये भी असेट है, ये भी इग्नोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट परचेस ऑफ डिलीवरी वैन, भैया ये भी असेट है कार, ये भी इग्नोर। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको भी हम लोग को क्या करना है, इग्नोर, ये नहीं आएगा हमारे कॉस्ट शीट में। नेक्स्ट देखिए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, बस हाँ बच्चा डेप्रिसिएशन तो आएगा भैया, क्यों वो मार्कर को बनाने के लिए वो प्लांट एंड मशीन यूज किया गया तो उसका डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, ये आएगा। अब प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे रहता है? फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री में। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर है तो ओए। डिलीवरी वैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग, ये कुछ चीजें हैं जब आप के क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन होगी तो ये चीजें आपको यूज होंगी। ओके ओके,
अब कॉस्ट शीट में क्या क्या नहीं आता और क्या क्या आता है वो चीजें देख लेते हैं। कॉस्ट शीट में बच्चा लोग, ये मैं 3 चीजें आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ये 2 3। पहले देखते कॉस्ट शीट में क्या क्या आता है। देयर आर ओनली 3 इनकम विच आर इंक्लूड वाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट। देखिए सिर्फ 3 इनकम आपके कॉस्ट शीट में आती है। इनकम भैया कॉस्ट का मतलब खर्चा, तो सिर्फ खर्चे ही ऐड करते हैं, इनकम तो कोई लेना ही नहीं है। बट सिर्फ 3 इनकम है जो आपके कॉस्ट शीट में आती है, बिकॉज वो तीनों इनकम आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, इससे ही रिलेटेड है वो इनकम। जैसे सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप, जो मटेरियल आपका खराब हो गया था, स्क्रैप है, भंगार के भाव में बेच दो, कुछ पैसा आ जाएगा, इससे आपका खर्चा थोड़ा कम लगेगा, तो इसको लेस कर दो, आपकी कॉस्ट बच जाएगी। जहां 10 रुपया लग रहा था, ओके, अब 9 रुपया लगेगा, 1 रुपया की आपकी इनकम हो गई, क्यों, भंगार के भाव में बेच भी दिए जो खराब हुए थे। नेक्स्ट सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, जहां पे काम चल रहा था फैक्ट्री में, माल जो बनता था एक अच्छा माल, तो उसमें से कुछ कचरा निकलता था, उस कचरे को बेच के हमने कुछ इनकम कमा ली, तो ये भी तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है भैया, तो इससे हमारी कॉस्ट थोड़ी सी बचत हो जाएगी, तो कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ओके, गुड्स को अगर हम लोग बेचते तो गुड्स को बेच के जो इनकम हुई वो भी तो मेरे लिए सेल्स है, प्रोडक्ट को बेच के किया गया खर्चा, ये इनकम है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे लेनी है। अब कौन कौन से खर्चे नहीं लेना वो देखिए। एक्सपेंसेस विच आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट, देखिए ओके, ये सारे खर्चे आपको लेना ही नहीं है। जैसे डोनेशन, अब बताइए मैं कस्टमर से क्या मैं बोल सकता हूं, भैया ये मार्कर के लिए मैंने लाल बाग के राजा के यहाँ पे गया था देखने के लिए, बट वहां पे मैंने कुछ डोनेशन दिया, अब वो डोनेशन की वजह से मैं चाहता हूं कि वो डोनेशन का पैसा मैं आप लोगों से वसूल कर लूं, ये मार्कर का प्राइस बढ़ा के, कस्टमर देगा क्या, नहीं देगा। ये बात सबको समझा। आपने डोनेशन दिया है, किधर एक्सपेंस किया है, तो डोनेशन का रिलेशन आपके प्रोडक्ट से है ही नहीं। आपने चैरिटीज की है या फिर आपने किसी को गिफ्ट दिया है, तो ये गिफ्ट विफ्ट का इस प्रोडक्ट से क्या रिलेटेड, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा किया गया है, इस प्रोडक्ट को देखभाल के लिए जो खर्चा किया गया है, वही पैसा हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एनी नेचुरल क्लाइमिटी, ये सारे खर्चे हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल, मेरी कंपनी मार्कर बनाती है, इस साल हमने 10,000 मार्कर बनाए, बट 10,000 के 10,000 मार्कर क्या हो गए, जल के राख हो गए, फायर। मार्कर की कीमत थी 25 रुपया, हम मार्केट में 25 रुपये में सेल करते थे। नेक्स्ट ईयर, ओके, नेक्स्ट ईयर जब हमने मार्कर बनाया तो हमने कस्टमर को बोला भैया 25 रुपये का तो मार्कर बिकता ही है, बट हम चाहते हैं कि जो पिछले साल हमारा जो मार्कर जो लॉस्ट हो गया था उसकी पैसे की वसूली हम इस साल करना चाहते हैं, इस मार्कर को हम 35 रुपये में बेचेंगे, 35 रुपीज़ में, प्लीज़ आप ले लीजिए। कस्टमर लेगा क्या, नहीं लेगा। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल क्लाइमिटी, इससे इस प्रोडक्ट से रिलेशन नहीं है, तो इससे कोई इसका वो जो खर्चे हो रहे हैं इसके लिए नहीं किए गए, तो ये खर्चे नहीं लेना है। कॉस्ट शीट में अगर दिखाई दिया आपके कॉस्ट शीट में फॉर्मेट में, नहीं लेना, इग्नोर कर देना। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट। देखिए हम लोग जो ये टैक्स, ये कॉस्ट शीट बनाते हैं, ये बिफोर अर्निंग टैक्स रहता है, समझ में आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहता है, तो आफ्टर वाले जो रहते हैं वो तो लेने ही नहीं है, क्यों, हम लोग को बिफोर तक ही आता है। तो इनकम टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये सारी चीजें नहीं आएंगी आपके कॉस्ट शीट में। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड, इसका कोई भी रिलेशन नहीं इस प्रोडक्ट से भैया। ये सब तो हम लोग क्या करते हैं, हमने किधर शेयर मार्केट में शेयर इन्वेस्ट किया था, वहां से हमें डिविडेंड मिल रहा है, वहां से हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें हम लोग का इससे प्रोडक्ट से रिलेशन ही नहीं, ये सब लेना ही नहीं है। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। हाँ, कोई भी इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ कर रहे हो, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट भी नहीं आते, ये याद रखना। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी नहीं आएगा, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर, अंडर राइटिंग ऑफ कमीशन, कॉपी, दिख रहा है, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे भी हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आते, ये याद रखना। मिसलेनियस खर्चा भी हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ वही। आपने देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स को क्या किया, डिस्काउंट में इश्यू कर दिया, भैया उसका हमारे प्रोडक्ट से क्या लेना देना भैया, तो ये नहीं आएगा ना हमारे यहाँ पे। डिवेंचर को आपने क्या किया, डिस्काउंट में इश्यू किया, इससे हमारे प्रोडक्ट का क्या लेना देना है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा किया हम वो लेते हैं, समझ में आया, और उसके देखभाल के खर्चे, ये सब खर्चे नहीं। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बेड डेब्ट्स, याद रखना बेड डेब्ट्स भी नहीं आता, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट नहीं आएगा, लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्रिमिनल सूट नहीं आएगा, फाइन्स नहीं आएगी, पेनाल्टीज नहीं आएगा, डैमेजेस नहीं आएंगे, ये सारे खर्चे नहीं आते। तो कॉस्ट शीट में ये सारे खर्चे नहीं आएंगे। जो खर्चे मैंने ऊपर बताए हैं ये सारे खर्चे रहेंगे, ये वाले खर्चे लेने, ये वाले सारे खर्चे आपको लेने, ये खर्चा दिखा तो ले लेना है बस। इसके अलावा कोई खर्चा जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे वो खर्चे नहीं लेने कॉस्ट शीट में। ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ सर। ओके, यहां तक सबको समझा। अब ये वाला जो पार्ट है
आपका अदर नोट्स वाला मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, देखिए फटाफट पढ़ के बोल रहा हूँ। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। ओके, बोल रहा है जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं सारे के सारे कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, वो वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, क्यों? वो पर यूनिट सेम रहता है। अगर मैं एक मार्कर बना रहा हूँ 5 रुपये लगता है, तो 2 मार्कर बनाऊंगा तो कितना लगेगा सर? 10 रुपये लगेगा। मतलब एक मार्कर की कॉस्ट 5 रुपये, तो दूसरे वाले मार्कर की भी कॉस्ट 5 रुपये ही रहेगी। समझ में आया? तो बोल रहा है जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है सारे के सारे क्या रहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे? हमेशा हमेशा वेरिएबल रहेंगे, याद रहेगा। बट सारे वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होंगे, ये याद रहेगा। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी आता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आता है। देखिए ना, अगर मैं बात करूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर दोनों कॉस्ट आती है, वेरिएबल भी आता है, फिक्स भी आता है। ऑफिस के अंदर देखिए मोस्टली फिक्स रहता है, बट वेरिएबल बोला रहेगा तो क्वेश्चन में वेरिएबल भी लेते, बट ऑफिस हमेशा हम लोग मान के चलते फिक्स्ड है। बट सेलिंग के अंदर भी वही होता है, वेरिएबल भी आता है और फिक्स भी आता है। तो बोल सकता हूँ कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो, देखिए यहाँ पे बोला है कि ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट डायरेक्ट कॉस्ट। जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आती है। बात करते हैं आगे। इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन सेम, अगर टोटल कॉस्ट रिमेन सेम है इसका मतलब क्या? देन द कॉस्ट विल बी टर्म एज फिक्स कॉस्ट, उसको हम बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। देखिए, इफ द फिक्स कॉस्ट इज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, इट नीड्स टू बी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। ओके, अगर आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ता है और घटता है तो आपको क्या जरूरत है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो। मैं बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, टोटल कॉस्ट रिमेन सेम। ओके, मतलब याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। अगर मैं, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं सपोज मेरा जो क्लास है उसका जो स्ट्रेंथ है 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी का है, अगर मैं 50 बच्चों को पढ़ाता हूँ तो भी मुझे रेंट सपोज 50,000 रुपया देना पड़ रहा है। कितना दे रहा है? 50,000 रुपीज़। 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो भी 50,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। बताइए अगर मैं 100 स्टूडेंट को पढ़ाऊँ तो क्या मुझे 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, कैपेसिटी 100 स्टूडेंट की, 100 स्टूडेंट में बैठ सकते हैं। बट देखिए क्या बोल रहा है, आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा ना, बट आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा। आपके 50 बच्चे थे तो भी 50,000 रुपये पे करना पड़ता था, 100 बच्चे हैं तो भी आपको 50,000 रुपये ही पे करना, अगर एक बच्चा है तो भी मेरे को 50,000 पे करना है। मतलब क्या, मेरा आउटपुट बढ़े या कम हो, मतलब क्या मेरे बच्चे ज़्यादा हो या कम हो, वो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट में मैटर नहीं करता, मेरी अमाउंट सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट में क्या सेम रहता है? अमाउंट। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट में क्या सेम रहता है? पर यूनिट, याद रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या सेम रहता है? पर यूनिट। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ द कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम देन कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। बोल रहा है इफ द वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, इट नीड्स टू बी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द कॉस्ट पर यूनिट। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। अगर आपका प्रोडक्शन डिक्रीजेस, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। जितना कम प्रोडक्शन करोगे आपके वेरिएबल खर्चे भी कम लगेंगे। तो ध्यान से सुनना, कैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ये दोनों पॉइंट आपको अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना इसको। और फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम है पीरियड कॉस्ट। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, आपके मैथ्स द कॉलम में भी आ सकता है। फिक्स कॉस्ट को बताइए क्या, कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। चलिए इन दोनों पॉइंट को हम लोग रिलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट में दो चीज़ें हैं, एक लगता है फिक्स कॉस्ट और एक लगता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे। मैंने अब भी बताया, अगर मेरे पास एक बच्चा है तो भी मुझे 50,000 रुपये पे करना है। एक बच्चा था, अब बताइए मेरे पास 50 बच्चे, प्रोडक्शन बढ़ गया मेरा 50 बच्चे, क्या फिर भी मेरे को 50,000 रुपये ही पे करना पड़ेगा? क्यों? रेंट कितना? 50,000 रुपया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन कम हो। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरी होती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज दिखा। प्रोडक्शन कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्शन डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए ये रहा। सबसे पहला फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रेंट का है 50,000 रुपया। कितना है? 50,000 रुपया। तो देखिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनवर्सली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसका जो रिलेशन है प्रोडक्शन से इनवर्स है। देखिए फिक्स कॉस्ट अगर मैं 50,000 रुपया दे रहा हूँ
और मैं 10,000 यूनिट बनाता हूँ तो पर यूनिट अगर मैं बात करूँ तो 5 रुपये आएगा फिक्स कॉस्ट। दिख रहा है क्या किया, 50,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो बताइए एक यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना लग रहा है सर 5 रुपया। अब बताइए मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई क्या? नहीं सर, मेरी फिक्स कॉस्ट तो अभी भी 50,000 रुपये ही रहेगी। बट ध्यान देना, क्या मेरा पर यूनिट कम हो गया? क्या पर यूनिट कम हो गया? सर देखिए 50,000 रुपया लगता था बट अभी मैं 20,000 यूनिट बना, तो बताइए एक यूनिट को बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना लग रहा है सर 2.5। तो मैं बोल सकता हूं देखिए आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 10,000 से 20,000 हुआ तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रोडक्शन बढ़ा, फिक्स कॉस्ट कम हुआ। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। दिखा डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? आगे देखिए सेम यहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है 50,000 रुपये, आपका प्रोडक्शन कम हुआ, जैसे प्रोडक्शन कम हो गया आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। देखिए सेम प्रोडक्शन डिक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीजेस। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आता ही आता है एमसीक्यूज टाइप में। समझ में आया? सो गाइज इसी के साथ हम लोग ने पूरा का पूरा आप लोगों का सेम ये कंप्लीट किया। एक लास्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट वेरीज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किससे? प्रोडक्शन से। ओके देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है? सेम रहता है, और फिक्स कॉस्ट अमाउंट में सेम रहता है। ये याद रहेगा सबको, फिक्स कॉस्ट अमाउंट में सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होता है। देखिए प्रोडक्शन 10,000 था, एक यूनिट 10 रुपए का बनता है, तो बताइए 1 लाख रुपया हो गया। पर यूनिट 10 रुपए का था, 20,000 बनाए, देखिए 2 लाख रुपया। तो क्या हो रहा है? देखिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। देखिए यहां पे देखिए प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। दिखा प्रोडक्शन डिक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस। देख लीजिए यहां पे प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हुई? डिक्रीज हो गई। ये बात सबको समझ में आया? सो गाइस इसी के साथ हम लोग ने पूरे कॉस्ट शीट का जो भी था, क्या क्या चीज़ें कॉस्ट शीट में आती है, क्या क्या चीज़ें कॉस्ट शीट में नहीं आती, सारी चीज़ों का हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।